जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। आप सबको पता है कि नाम सुनते ही पता चल जाता है, या मैं यूं कहूं कि सबने ये टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है, और अगर किसी के नहीं भी पढ़ा हुआ होता है तो इसके बारे में सुना हुआ तो जरूर होता है। नाम है अपना चैप्टर का आनुवंशिकी, या मैं यूं कहूंगा जेनेटिक्स। अब आपको एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई होगी, जिनके ये चैप्टर पढ़ा हुआ है या जिनके इससे रिलेटेड क्वेश्चन करे हुए हैं, क्वेश्चन देखे हुए हैं, एग्जाम में देखे हुए हैं या इधर उधर से सुने हुए हैं। आप बोलोगे सर कैसे? तो आप सबने सुना होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना क्या कहलाता है भैया? आनुवंशिकी, वंशागति कहलाता है वो। अरे इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं जवानों? इनहेरिटेंस या वंशागति बोलते हैं। वंश मतलब क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अरे वंश ही बोलते हैं उसको। गति मतलब क्या? गमन करना। किन चीजों का? लक्षणों का, कैरेक्टर्स का। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे किसी बाप के जैसा उसका बेटा दिखता है, मैं कहूं वो कलर में दिख सकता है, वो गुणों में दिख सकता है, वो बाल में दिख सकता है, वो स्किन में दिख सकता है, मैं यूं कहूंगा वो गुस्से में दिख सकता है। मतलब कैसे भी हो, कोई अगर पुत्र या कोई अगर संतति अपने जनकों से, अपने माता पिता से मिलता है, वो कैरेक्टर्स में, स्किन में, गुस्से में, आवाज में, कुछ भी अगर उसके मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? ये अपने फादर पे है, ये अपनी मदर पे है, ये अपने दादा पे है, ये अपने नाना पे। व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? तो ऐसा कहते हैं कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स नाम की एक ब्रांच होती है बायोलॉजी में, जिससे पता चलता है कि किसके लक्षण किस में आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किसके साथ आते हैं। इन सब चीजों को किस ब्रांच में डिस्कशन करा जाता है? आनुवंशिकी में, जेनेटिक्स में। तो अपने सिलेबस में जेनेटिक्स का क्या है, कितना है, कैसे सवाल आते हैं, वो अपन सारा पढ़ेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है जवानों कि आपको पता होना चाहिए आनुवंशिकी या जेनेटिक्स है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का, गुणों का स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। और वंशागति किस में पढ़ी जाती है? जेनेटिक्स या आनुवंशिकी में। बात क्लियर है क्या? अब 10th तक अगर आपने पढ़ा है तो एक नाम सुना होगा, मेंडल। क्या नाम? मेंडल। मैं फिर से बता दूं भैया, मैं मेंडलीफ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेंडल बोल रहा हूं। मेंडलीफ और मेंडल दोनों में फर्क है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेंडलीफ तो आवर्त सारणी का जनक था। याद करो, मैंने केमिस्ट्री में जब आवर्त सारणी के बारे में बातें बताई थी तब मैंने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात मेंडलीफ ने कही थी। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो हेनरी मोजले है, जबकि जो मैं यूं कहूंगा प्रिमिटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसका जनक मेंडलीफ है। या यूं कहूं आवर्त सारणी निर्माण का जो श्रेय जाता है वो मेंडलीफ को जाता है। इज दिस क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? तो वो नाम था मेंडलीफ। अभी अपन बात कर रहे हैं मेंडल की। आपके यहाँ लिखा हुआ है मेंडल, इधर लिखा हुआ है मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अरे जनक का मतलब क्या हुआ? मैं यूं कहूंगा, मान लो सपोज अगर मैं कोई काम की डिस्कवरी करता हूं सॉरी, मैं अगर कोई नया प्रयोग कर देता हूं तो उस प्रयोग का, उस सिद्धांत का नाम जो दिया जाएगा, या यूं कहूंगा कि उसका श्रेय जो जाएगा, क्रेडिट जो जाएगा, वो किसको जाएगा? मुझे। यानी कि उस सिद्धांत के साथ में मेरा नाम अटैच हो जाएगा। वैसे ही इस ब्रांच, इस जेनेटिक्स से, इस आनुवंशिकी ब्रांच का जो जनक है वो मेंडल है। बात आ गई समझ में? ऐसा कहा जाता है कि सन 1822 के अंदर, 22 जुलाई सन 1822 के अंदर एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम, पूरा नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। आप बोलोगे सर इधर से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं, जो मुझे पहले इधर लिखना चाहिए था, पर मैं अभी यहीं से समझा देता हूं। सन 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के अंदर। अच्छा, मैंने ये चीजें क्यों लिखी है भैया? आज तक तो पहले तो नहीं लिखी। ये इसलिए लिखी है क्योंकि ये सवाल बनते हैं, कई बार पूछा जाता है कि मेंडल का जन्म हुआ कब था, मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, किस वजह से हुई थी इसकी मृत्यु, कहाँ के निवासी थे। तो ये चीजें आपको मस्ट है कि याद रख के चले आप। तो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के अंदर, नॉट ऑस्ट्रेलिया,
भैया इनमें कंफ्यूजन है, मेंडलीफ और मेंडल में कंफ्यूजन है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं, मेंडलीफ तो केमिस्ट्री में होता है, मेंडल बायोलॉजी में होता है। ऑस्ट्रेलिया अलग जगह है, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। तो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। किनका? ग्रेगर जॉन मेंडल का। ये मेंडल कौन थे? ये आनुवंशिकी के जनक थे। फिर मैंने कहा मृत्यु, तो मृत्यु इनकी हुई थी 6 जनवरी 1884 को किडनी के रोग के कारण। अरे इनकी किडनी फूल गई थी, ब्राइट डिजीज हुई थी। रोग का नाम था ब्राइट डिजीज के कारण इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसकी? ग्रेगर जॉन मेंडल की, आनुवंशिकी के जनक की। अब इनको आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं? तो मैं यूं बताऊंगा भैया, यह एक किसी चर्च में पादरी थे, मॉन्क हुआ करते थे। जिस प्रकार अपने मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे ये भी चर्च में पादरी थे। एक दिन ये अपने चर्च से खेत से होते हुए अपने घर जा रहे थे, तो इनकी नजर पड़ी मटर के पौधों पर। मैं आपको ऐसे बेसिकली बता रहा हूं, इनकी नजर पड़ी मटर के पौधों पर। इन्हें पता चला कि मैं यूं कहूंगा कि इन्होंने अपने अनुसंधान का काम, प्रयोगों का काम स्टार्ट कर दिया। उस पौधे पर नजर पड़ते, किस पे? मटर पे। तो एक सवाल ऐसा आता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मेंडल ने अपने प्रयोग जो करे थे, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पर किया था भैया। किस पर किया था? उद्यान मटर पर किया था। अरे जो उद्यान में मटर उगता है उस पर किया था, पहली बात। दूसरी बात, उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका भी सवाल आता है, तो याद रख लेना जवानों। पाइसम सटाइवम नाम होता है। किसका? मटर का। मैं आपको बता रहा हूं कि मटर का नाम यह है, आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। लिख लें भैया। मैंने कहा ना, हर टीचर, कोई भी टीचर हो, वो सारी बातें लिख के नहीं बताता है, कुछ बातें बोल के भी बताता है। तो आप शब्दों पे भी ध्यान दें, बोर्ड पे भी ध्यान दें और लिखावट में भी ध्यान दें। आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, मटर का होता है पाइसम सटाइवम। आपके जो मैं यूं कहूंगा कि बैंगन है उसका होता है सोलेनम मेलोंजना। भिंडी जो होती है उसका होता है आपके एबेलमोस्कस एस्कुलेंट। प्याज का होता है एलियम सिप्पा। यानी कि ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये आपको याद रखने हैं। बात आ रही है क्या समझ में? तो ये कुछ ऐसे नाम मनुष्य का पूछ लेते हैं कई बार कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये आपको कुछ नाम ध्यान रखने होते हैं, बायोलॉजिकल नेम जिनको बोलते हैं। आपने अश्वगंधा नाम सुना होगा, पूछ लेते हैं अश्वगंधा किस फैमिली का पौधा है? तो ये तो सोलेनेसी का पौधा होता है। किसका होता है भैया? सोलेनेसी का पौधा है। कौन? अश्वगंधा। मटर का पूछते हैं कई बार कि ये किस फैमिली का है? तो ये लेग्यूमिनेसी का या फाबेसी का पौधा है। बात आ रही है समझ में? ये चीजें होती है। आलू किस कुल का है? सोलेनेसी का है। बैंगन किस कुल का है? सोलेनेसी का है। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी अपना चल रहा है उद्यान मटर का वनस्पति नाम पाइसम सटाइवम। मटर में लैंगिक जनन होता है। ये क्यों बता रहा हूं भैया, लैंगिक जनन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अभी अपना चल रहा है जेनेटिक्स के बाद में अपन पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में, जिसमें अपन नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं वहां बताऊंगा कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक क्रियाएं होती है, जिसमें नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मादा में प्राथमिक क्रियाओं के फलस्वरूप मैं यूं कहूंगा कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडा और शुक्राणु जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा उन दोनों के मिलने से। निषेचन की क्रिया के बाद अंतरोपण होगा। ऐसे करके 9 महीने के पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि के बाद शिशु का जन्म होगा। वैसे ही प्रोसेस को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का मतलब एक पौधे में नर जनन तंत्र अलग हो, मादा जनन तंत्र अलग हो। नर जनन तंत्र से नर संरचना आएगी, मादा जनन तंत्र से मादा संरचना आएगी। पौधों के लिए बोला जाता है स्टेमेन। अरे पौधों के लिए कहा जाता है पुंकेसर और स्त्री केसर आएंगे और मिलेंगे, और इनसे अगर क्रिया होती है तो इसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। मेंडल एक बार फेल भी हुए थे। इन्होंने हेरार्शियम पादप पर अपना प्रयोग किया था। हेरार्शियम पादप में कायिक जनन होता था, उसमें लैंगिक जनन जैसी कोई चीजें थी नहीं, इसलिए मेंडल वहां पे फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। तो कुल मिलाकर के अभी तक आपने पढ़ा आनुवंशिकी का जनक होता है मेंडल के बाद मैंने लिखा आनुवंशिकी शब्द बेटसन ने दिया था। अरे ये जो जेनेटिक्स वर्ड दिया था
वो बेटसन ने दिया था। फिर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। 6 जनवरी 1884 को डेथ हो गई थी इनकी किडनी के ब्राइट रोग के कारण। उद्यान मटर पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे और उद्यान मटर का नाम होता है पाइसम सटाइवम और मटर में लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात समझ में आ रही है क्या? इतना अगर पोर्शन आपको समझ में आया तो आइए इधर। यहाँ एक बात आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। मैंने आपको बता दिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, संतति का अपने जनकों के समान दिखाई देना, सब के सब क्या है? आनुवंशिकता है, जेनेटिक्स है। बात आ रही है समझ में? अब आप बोलोगे सर अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, संतति जनकों के समान दिखती है, पेरेंट्स के समान दिखती है, तो सर इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से संतति जनकों के समान दिखती है? तो भैया यहाँ एक बात लिखी हुई है, आनुवंशिकी में गुणों का वाहक बराबर गुणसूत्र। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। तो भैया आप सबने सुना होगा, जिस दिन आपने साइटोलॉजी पढ़ा था, कोशिका विज्ञान पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कोशिका के सेंटर मोस्ट पार्ट में एक केंद्रक नाम की संरचना पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको बायो कंट्रोलर या कमांडर या यूं कहूंगा कि कोशिका का मैनेजमेंट वाला मैनेजर कहा जाता है, जिसका नाम था केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैंने कहा केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र के ऊपर जीन पाई जाती है। अरे जीन को वंशागति की इकाई कहते हैं, पता है ये जवानों? जीन को वंशागति की इकाई कहते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज इक्वल टू आप लिखते हो जीन। तो गुणसूत्र वाहक, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। तो आपकी सूचनाओं का या यूं कहूंगा पेरेंट्स से लक्षणों का, सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का वाहक करना, स्थानांतरण करना काम किसका है? गुणसूत्र का। क्यों? गुणसूत्र के अंदर जीन होती है, जीन डीएनए के खंड होते हैं। जीन क्या होती है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो मैं यूं कहूंगा आनुवंशिकी में गुणों के वाहक बराबर गुणसूत्र। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाने वाला, लक्षणों की इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला होता है गुणसूत्र। क्योंकि गुणसूत्र के ऊपर क्या पाई जाती है? गुणसूत्र के ऊपर क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है। बात क्लियर है क्या? गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्टेयर नाम के वैज्ञानिक ने। फिर आता है गुणसूत्रों की खोज स्ट्रासबर्गर ने करी थी। ये कुछ वर्ड्स है भैया, याद रख लेना सीधे, कोई ज्यादा लोड लेने वाली चीज नहीं है। गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाई जाती है, मैंने यहाँ बता भी दिया कि गुणसूत्रों के ऊपर क्या होती है? जीन। आगे यहाँ एक बात लिखी हुई भी है, जीन बराबर डीएनए के बने खंड होते हैं। अरे जीन का मतलब क्या होता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े या डीएनए के खंड। और क्या लिखा है? जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। अरे जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। मेंडल साहब जो थे, मेंडल को नहीं पता था कि ये जीन है क्या। क्यों? क्योंकि जीन का शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। तो मेंडल जीन को कारक कहते थे। मेंडल जीन को फैक्टर बोलते थे, कारक बोलते थे। मेंडल को नहीं पता था कि ये जीन है, क्योंकि जीन का शब्द दिया भी किसने था? जॉनसन ने दिया था। तो मेंडल इसी चीज को फैक्टर बोलते थे, कारक बोलते थे। फिर आता जीन वास्तव में लक्षणों की वंशागति हेतु उत्तरदायी होते हैं। मैंने कहा ना, वास्तव में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना किसके लिए उत्तरदायी है? मैं कहूंगा जीन उसके लिए उत्तरदायी है। जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को, लक्षणों को लेके जाती है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भैया। जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई, और इससे संबंधित कौन सी बातें हैं वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में। अपना टॉपिक जेनेटिक्स का है, तो जेनेटिक्स में मैं यूं कहूंगा कि मेनली अपने को गुणसूत्र और जीन और इनके बारे में ही घूमना फिरना होता है, कि लक्षणों के बारे में, गुणसूत्रों के बारे में, इनके बारे में स्टडी करें। तो अपना अगला टॉपिक आता है भैया गुणसूत्रों के प्रकार। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। फर्स्ट वन इज अलिंग गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। अरे एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, एक होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो सबसे पहली बात, अलिंग गुणसूत्र मतलब क्या? ये बोलता है ये गुणसूत्र जीव के कायिक व दैहिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लिंग गुणसूत्र के लिए बोलता है ये गुणसूत्र जीव के लिंग का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है। ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक्स व वाई। तो भैया बात को समझना, मैं आपको बेसिक वे में समझाता हूँ। 2 प्रकार के गुणसूत्र बताए, एक अलिंग गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र। अब आपको पता है कि जैसे मैं यूं कहूं मनुष्य की बात करते हैं, अपन बात करेंगे ह्यूमन की।
तो मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है उसके अंदर एक ऐसी संरचना है जिससे वो अगली पीढ़ी को जन्म दे सकता है, यानी कि उसको बोलते हैं जनन तंत्र। अपन आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में कि नर जनन तंत्र में कौन सी संरचनाएं होती है, मादा जनन तंत्र में कौन सी संरचनाएं होती है, क्या अपने को इनमें पढ़ना होता है, वो सब अपन मैं यूं कहूंगा जनन के टॉपिक में, रिप्रोडक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अपना जो शरीर बना हुआ है वो दो प्रकार के गुणसूत्रों से बना हुआ है। एक तो बना हुआ अलिंग गुणसूत्रों से। अलिंग गुणसूत्रों से क्या बना हुआ अपना? अलिंग गुणसूत्रों से अपने हाथ, पांव, मुंह, नाक, अपने शरीर की फिजियोलॉजी, अपने शरीर की बनावट, अपने शरीर का कलर, अपने बाल, वो सारी चीजें किससे बनी हुई है? अलिंग गुणसूत्रों से। अलिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों से, उपस्थित इंफॉर्मेशन से। तो आप बोलोगे फिर सर बाकी क्या बचा? बाकी बचा जनन तंत्र। बाकी बचा वह गुणसूत्र जो अपनी पीढ़ी का निर्धारण करेंगे, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होंगे, अपने बच्चों के अंदर मैं यूं कहूंगा सेक्स डिटरमिनेशन का काम करेंगे, उनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। यानी कि अगर आपके द्वारा मैं यूं कहूंगा जनन के टाइम एक्स गुणसूत्र भेजा जाएगा और रेस्पेक्टिव मदर से भी, फीमेल से भी एक्स गुणसूत्र आएगा, तो एक्स एक्स जब बनेगा तो उसको बोलते हैं ये लड़की हुई है। और अगर इधर से वाई जाएगा, उधर से एक्स आएगा, तो एक्स वाई को बोलते हैं लड़का हुआ है। तो मतलब क्या कि अपने अंदर दो टाइप के गुणसूत्र होते हैं, एक अलिंग गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र तो कायिक व दैहिक। दैहिक मतलब क्या? शरीर संरचनाओं संबंधित ढांचे को बनाते हैं कौन? अलिंग गुणसूत्र। जबकि लिंग गुणसूत्र आपके सेक्स का डिटरमिनेशन करते हैं, लिंग का डिटरमिनेशन करते हैं कि नर है या मादा है। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट बात आती है प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता मॉर्गन है। अगर आपको पूछ ले प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता का नाम क्या है तो याद रख लेना भैया उसका नाम होता है मॉर्गन। फिर एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि मॉर्गन ने किस पर प्रयोग किए? जिस प्रकार मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे, वैसे ही इस मॉर्गन ने भी प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला पर। किस पर प्रयोग किए थे जवानों? ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए थे, जिसको बोलते हैं फल मक्खी। इस ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं? फल मक्खी बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था मॉर्गन ने। मॉर्गन खुद प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता कहलाता है। फिर आता है मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? याद रख लेना जवानों, कितनी बार पूछा हुआ सवाल है, अंडरलाइन कर ले, स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट लिख ले, मेमोरी टिप्स बना ले, रख ले, समझ ले कि मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है भैया। और जोड़ी में पूछे तो दो गुणसूत्रों को एक जोड़ी बोलते हैं, यानी 14 के कितने जोड़ी हो गए? 7। मैं अगर बात करूं मनुष्य का पूछ ले, कल को आपको बोल दे मनुष्य में कितने गुणसूत्र है तो बता देना भैया 46 है। जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी है। लिख ले इसको भी कॉपी की छत पे। अरे मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट बात आती है फिनोटाइप जीनोटाइप। अब आपको पता है फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। अरे भैया अगर आपको कोई बाहर से देख के बता दे उसको तो बोलते हैं फिनोटाइप, और अगर आपको कोई अंदर की बात बता दे एनाटॉमी से रिलेटेड वो तो होता है जीनोटाइप। यानी कि जो बाह्य लक्षणों व आकारिकी को व्यक्त करे वो तो होता है फिनोटाइप, जिसको हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रारूप। और जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, जो आंतरिक जीन प्रतिरूप को व्यक्त करते हैं वो होता है जीनोटाइप। नेक्स्ट बात आती है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र दो होते हैं भैया, मैंने अभी बताया था। एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स गुणसूत्र अगर है तो वो मादा है। एक्स गुणसूत्र मतलब क्या? वो मादा के लिए उत्तरदायी होता है, सीधा होता है वो, मतलब उसकी संरचना क्या है? सीधी है, और वो बड़ा गुणसूत्र होता है। अरे एक्स गुणसूत्र मादा को निर्धारित करता है, मादा को व्यक्त करता है, सीधा होता है, बड़ा होता है। वाई गुणसूत्र जो होता है वो नर होता है, मुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है। मैं यूं कहूंगा कि अगर किसी के लड़का नहीं हो रहा है, अगर किसी के लड़का नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस रेस्पेक्टिव नर के अंदर प्रॉब्लम है, उसके अंदर वाई क्रोमोसोम है नहीं या फिर कम है। यानी कि उसके लिए उत्तरदायी जो होगा वो कौन होगा भैया? नर उत्तरदायी होगा, मादा नहीं होगी, क्योंकि वाई गुणसूत्र होता ही नर में।
अरे वाई गुणसूत्र होता ही नर में है, तो फिर मादा का क्या दोष है? अगर नर से वाई गुणसूत्र जाएगा ही नहीं तो वो एक्स के साथ कैसे क्रिया करेगा? और एक्स वाई को ही तो अपन लड़का बोलते हैं, एक्स वाई को ही तो अपन लड़का बोलते हैं। अरे एक्स वाई को क्या बोलते हैं? बॉय, लड़का। तो भैया जब वाई गुणसूत्र नर के थ्रू जाएगा ही नहीं तो लड़का कैसे होगा? बात आ रही है समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूं? नेक्स्ट बात आती है गुणसूत्र। गुणसूत्र दो संरचनाओं के बने होते हैं। गुणसूत्र दो संरचनाओं के बने होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए आरएनए क्या? सबसे पहले नाम ध्यान रख लो। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अरे डीएनए आरएनए के लिए मैं यूं कहूंगा, सबसे पहले तो खाली नाम ध्यान रख लो। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इनके बारे में अपने वो क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपने बात आती है भैया डीएनए से रिगार्डिंग। अपन ने पढ़ा था, मैंने कहा कि गुणसूत्र जो होते हैं वो दो संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, मैंने कहा डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो अपने डीएनए आरएनए के बारे में अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन में लेकर के आते हैं चीजों को। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे डीएनए। डीएनए मतलब फुल फॉर्म मैंने बता दी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मैं यहाँ बोलूंगा इसके निर्माण में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार भाग लेते हैं। अरे भैया आपको केमिस्ट्री में अम्ल व क्षार पढ़ाए थे, अम्ल व क्षार पढ़ाए थे। तो डीएनए के निर्माण के लिए 4 प्रकार के क्षार काम आते हैं, 4 प्रकार के बेस काम आते हैं। वो 4 प्रकार के क्षार कौन से हैं भैया? तो मैंने आपके यहाँ लिखा है ATGC। क्या लिखा है मैंने? ATGC। ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का, और जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अरे जी और सी, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कुल मिलाकर के डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मैंने कहा इसके निर्माण में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार भाग लेते हैं। ये रहे आपके एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन है भाई, जितनी चीजें लिखी हुई है क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात आती है डीएनए की द्विरज्जु की संरचना। अरे अंडरलाइन करो, द्विरज्जु की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है किसकी? डीएनए की। यानी डीएनए की संरचना में स्ट्रैंड कितनी होती है? 2। रज्जु कितनी होती है? 2। यानी डीएनए की संरचना में 2 रज्जुएं होती है। संरचना के बारे में सबसे पहले 1953 में अंडरलाइन कर ले, स्टार लगा ले। वाटसन व क्रिक अंडरलाइन कर ले, पूछा हुआ सवाल है। ऐसा पूछ लेते हैं कि डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के बारे में, द्विरज्जु की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपको याद रखना है डीएनए की द्विरज्जु की संरचना के बारे में 1953 के अंदर सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक ने बताया था। बात क्लियर है क्या? पूछा जाता है डीएनए की संरचना के बारे में, द्विरज्जु की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो वाटसन व क्रिक ने बताया था। बात क्लियर है? अब ये आपके सामने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है, द्विरज्जु की संरचना दिख रही है, जिसमें बोलते हैं ये एक स्ट्रैंड है, इसमें दोनों के दोनों जो लाइनें हैं वो जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड से, बीच में है इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन है, इधर ग्वानिन है, इधर साइटोसिन है। तो कहते हैं एक सार युग्म के बीच में दूरी, अरे सार युग्मों के बीच में दूरी कितनी होती है जवानों? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर आपको पूछ ले तो डीएनए का व्यास, तो डीएनए का व्यास होता है भैया 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और कुंडलन के बीच की दूरी, तो कुंडलन के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट आता है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम बता चुका हूं मैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर लिखा हुआ ये एकल रज्जु की संरचना है। अगर आपको पूछ ले भैया तो याद रख लेना ये स्ट्रक्चर कैसी है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एकल रज्जु की संरचना है, यानी इसमें 2 स्ट्रैंड नहीं पाई जाती। फिर इसमें भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इसमें भी 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कौन कौन से? AUGC। अरे इधर देखो, इधर भी एडेनिन है, इधर भी एडेनिन है, इधर ग्वानिन है, इधर भी ग्वानिन है, इधर साइटोसिन है, इधर भी साइटोसिन है। फर्क किस चीज में?
फर्क यहाँ थाइमीन है, यहाँ यूरेसिल है। अरे 4 नाइट्रोजन क्षार है, एडेनिन एडेनिन, ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन, फर्क किसमें है? इधर थाइमीन है, इधर यूरेसिल है। बात क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट आता है आपके मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में सबसे पहला नियम पढ़ते हैं अपन प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट। अरे अपन प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इस नियम को तो छोड़ दो, मेरी बात सुनो एक बार। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़ाई होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़ाई होती है या कोई बिजनेसमैन का कंपटीशन होता है, एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला होता है, तो मुझे बताओ कौन सा जीतेगा? जिसका दिमाग ज्यादा चलता है वो, या जिसका दिमाग कम चलता है वो? तो आप बोलोगे सर वह बिजनेसमैन जीतेगा जिसका माइंड ज्यादा चलता हो। लड़ाई की बात चल रही है, कुश्ती आते हैं दो जने, एक मुर्दा मारा आदमी होता है, एक बहुत खाया पिया और लड़ाकू आदमी होता है, कौन जीतेगा? खाया पिया लड़ाकू आदमी। क्यों? क्योंकि वो उस गेम के लिए प्रभावी है, वो बिजनेसमैन उस बिजनेस को लेके प्रभावी है, इसलिए प्रभावी आदमी जीतता है, अप्रभावी नहीं जीतता है। प्रभाविता का नियम भी यही बोलता है क्या? इस नियम के अनुसार शुद्ध लंबे मतलब कैपिटल टी का शुद्ध होने स्मॉल टी पौधों से संकरण करवा दिया जाए तो प्रथम पीढ़ी में F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अरे भैया, अगर लंबे पौधों का संकरण, लंबे पौधों का क्रॉस होने पौधों के साथ करवाओगे तो आपको जो पीढ़ी मिलेगी उस पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है, यही नियम है प्रभाविता का। ये रहा आपके सामने। बात समझ में आई क्या? यानी प्रभावी जो होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, इसी नियम को क्या बोलते हैं? मेंडल का प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट दो नियम हो रहे हैं, एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, एक है आपके पृथक्करण का नियम। तो ये भी देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है मेंडल का प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है, एक संकर संकरण पर आधारित नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट देखना। तो नेक्स्ट अपनी बात जो है कि भैया वो दो नियमों को लेकर के है, एक है पृथक्करण का नियम और एक आता है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मैं यूं कहूंगा कि जेनेटिक्स से रिलेटेड, आनुवंशिकी से रिलेटेड मेंडल ने दो ही नियम दिए थे, तीन नियम दिए थे सॉरी। एक दिया था आपके प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जो अपन पढ़ चुके हैं। एक दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, और एक दिया था आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है? भैया पृथक्करण का नियम भी आपके आधारित होता है एक संकर संकरण पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो बात मुझे वो ध्यान रखनी है, पृथक्करण का मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता चल रहा है, पृथक होना यानी कि सेपरेट होना यानी अलग होना। क्या अलग होना? कैसे अलग होना? किससे अलग होना? तो देखना क्या बोलता है इस नियम के अनुसार, प्रथम पीढ़ी F1 के मध्य क्रॉस करवा दिया जाए तो द्वितीय पीढ़ी F2 में सारे लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अरे भैया, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप F1 पीढ़ी का क्रॉस करवा रहे हो और F2 पीढ़ी की ओर बढ़ रहे हो तो कोई लक्षण किसी दूसरे लक्षण को अफेक्ट नहीं करेगा, कोई एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करेगी, लंबापन मोनेपन को प्रभावित नहीं करेगा, मोनापन लंबेपन को प्रभावित नहीं करेगा। ये पृथक्करण का नियम होता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो देख लो कैपिटल टी ये आपका क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं। ये क्या है? F1 PD है। क्या है जवानों? ये F1 PD है। अब ये F1 PD से F2 PD बनने जा रही है, ये रही आपकी F2 PD। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, हल्का सा सिंपली वे में समझा रहा हूँ। तो ये कैपिटल T इससे जुड़ेगा, ये कैपिटल T इस स्मॉल वाले से जुड़ेगा, ये स्मॉल t इस कैपिटल T से जुड़ेगा, ये स्मॉल t इस स्मॉल t से जुड़ेगा। तो चार प्रकार की संतति आपको शो हो रही है सामने। कैपिटल T अनुपात कैपिटल T स्मॉल t अनुपात कैपिटल T स्मॉल t अनुपात स्मॉल t यानी समयुग्मजी लंबे पौधे अनुपात विषम युग्मजी लंबे पौधे अनुपात समयुग्मजी बौने पौधे। तो इसका जब आप फिनोटाइप लिखने जाओगे, बाह्य आकार किसी लिखने जाओगे तो भैया ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है। दैट मींस लंबे पौधे हैं 3, बौना पौधा है 1, तो 3 अनुपात 1 क्या आ जाएगा आपका इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप आपके सामने है ही, कैपिटल T अनुपात कैपिटल T स्मॉल t अनुपात स्मॉल t 1:2:1। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट आपके आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नाम बोलता है स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब क्या?
किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है। अरे स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजाद है, किसी का किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। तो देखना इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक लक्षणों के मध्य क्रॉस करवा दिया जाए तो अगली पीढ़ी में कोई लक्षण किसी लक्षण को प्रभावित नहीं करता, अर्थात सभी स्वतंत्र होते हैं। इस नियम की सर्वाधिक आलोचना हुई थी। अरे मेंडल ने कहा था कोई भी एक लक्षण लाइक गोल बीज होने का लक्षण झुर्रीदार होने के लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा, पीला लक्षण हरे कलर को प्रभावित नहीं करेगा, हरा कलर पीले कलर को प्रभावित नहीं करेगा, यानी हर एक लक्षण एक दूसरे से पृथक पृथक रूप से जा सकते हैं। कोई भी एक लक्षण किसी दूसरे लक्षण को, यहाँ तो जीन की बात चल रही है, यहाँ तो जीन की बात चल रही थी कि एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करेगी, इधर लक्षण की बात चल रही है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करेगा। इसको समझाने के लिए मैंने आपको F2PD तक लेकर गया हूं, मैं आपको गैमेट्स फॉर्मेशन करके ये बताया हुआ है, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है, आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ 16 तरह की संतति बनेगी जिसमें फिनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो भी आपके लिखे पड़े हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप आपके लिखा हुआ है 9:3:3:3:1 और जीनोटाइप आपके लिखा हुआ है 1:2:4:4:1:1:2:1:1। इसको पढ़ते हैं 12:24:12:12:1। क्या पढ़ते हैं इसको 12:24:12:12:1। ये आपका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो हुआ। इसी के साथ आपका जेनेटिक्स आनुवंशिकता का चैप्टर भी खत्म हुआ। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।